गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई 2025 के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, जिसकी आज है 9वीं क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संसद या पार्लियामेंट के बारे में। तो आप सभी दोस्त इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो संसद या पार्लियामेंट से आप लोग सबसे पहले यह ध्यान में रखिएगा कि इसे दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक। और संसद के 2 सदन होते हैं दोस्तों। पहला हो गया राज्यसभा, जिसे अपर हाउस कहा जाता है या इसी को उच्च सदन कहा जाता है। और राज्यसभा की संरचना को दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में। फिर इसके बाद संसद का दूसरा सदन हो गया लोकसभा, जिसे लोअर हाउस या निम्न सदन भी कहा जाता है। और लोकसभा की संरचना को दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में। इसके बाद सबसे पहले आप लोग देखिए राज्यसभा से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राज्यसभा की स्थापना हुई थी दोस्तों अप्रैल 1952 में। और राज्यसभा होता है परमानेंट हाउस या अस्थाई सदन, मतलब राज्यसभा को भंग या डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस या अस्थाई सदन होता है। फिर अगला पॉइंट यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व होता है राज्यसभा में, मतलब सभी राज्यों की एक समान सीट नहीं होती है दोस्तों राज्यसभा में। जैसे मान लीजिए असम की राज्यसभा में सीट हो गई 7 और यूपी की राज्यसभा में सीट है दोस्तों 31। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व होता है राज्यसभा में। फिर अगला पॉइंट आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन होता है वो दोस्तों 4थी अनुसूची या 4th शेड्यूल के अनुसार होता है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य जो मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं उनकी संख्या है दोस्तों 250, जिसमें 238 सदस्य निर्वाचित या इलेक्टेड होते हैं और 12 सदस्यों को दोस्तों नॉमिनेट या मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। तो जो राष्ट्रपति महोदय दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करते हैं उसका आधार क्या होता है उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो उसके होते हैं दोस्तों कुल 4 आधार, जिसमें पहला आधार है दोस्तों कला या आर्ट, दूसरा है साहित्य या लिटरेचर, तीसरा है विज्ञान या साइंस और चौथा है समाज सेवा या सोशल सर्विस। तो ये 4 बेस या आधार है दोस्तों, जिसके आधार पर राष्ट्रपति महोदय सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कुल कितनी है, तो वो है 245, जिसमें दोस्तों 233 सदस्य होते हैं निर्वाचित या इलेक्टेड। और इन 233 निर्वाचित या इलेक्टेड सदस्यों में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसमें से 225 सदस्य राज्यों के द्वारा या राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 8 सदस्य यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। और ये केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं दोस्तों जहां से राज्यसभा के सदस्य आते हैं, तो जम्मू कश्मीर से दोस्तों 4 सदस्य राज्यसभा के
मतलब निर्वाचित होते हैं, और दिल्ली से 3 सदस्य निर्वाचित होते हैं, और पुदुचेरी से 1 सदस्य निर्वाचित होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी 12 सदस्यों को नॉमिनेट या मनोनीत किया जाता है प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा। इसके बाद राज्यसभा से अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन या इलेक्शन होता है दोस्तों इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में या सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग से, या इसी को शॉर्ट में एसटीवी कहा जाता है। मतलब दोस्तों जैसे पब्लिक या जो जनता है वो चुनती है एमएलए या विधायक को, और विधायक के द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य या मेंबर। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी उत्तर प्रदेश में दोस्तों राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें हैं जो कि हैं 31। इसके बाद राज्यसभा से अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है दोस्तों मैक्सिमम 6 वर्ष या 6 वर्ष। और यहाँ से ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है और इसका विघटन नहीं हो सकता। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा के पहले सभापति या चेयरमैन थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और वर्तमान में दोस्तों राज्यसभा के सभापति हैं सीपी राधाकृष्णन जी, जो कि हैं 15वें सभापति राज्यसभा के। इसके बाद दोस्तों आप लोग देखिए लोकसभा या लोअर हाउस या इसी को कहा जाता है निम्न सदन। तो यहां से सबसे पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लोकसभा की स्थापना हुई थी दोस्तों अप्रैल 1952 में, और लोकसभा के अधिकतम सदस्य हो सकते हैं दोस्तों 552, जिसमें 530 सदस्य होते हैं दोस्तों इलेक्टेड राज्यों के द्वारा, और 20 सदस्य इलेक्टेड होते हैं या इलेक्ट किए जाते हैं यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा। फिर यहाँ से एक पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहले था दोस्तों 2 एंग्लो इंडियन भी चुने जाते थे, लेकिन इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। तो वर्तमान में लोकसभा के मैक्सिमम सीट कितनी है दोस्तों, तो वो है 550। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो लोकसभा की स्थापना हुई दोस्तों अप्रैल 1952 में, और लोकसभा के अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 552, जिसमें से जो 2 सदस्य थे एंग्लो इंडियन के रूप में उनको 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया, जो कि यह संशोधन हुआ 2019 में। बाकी 530 सदस्य दोस्तों राज्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान में लोकसभा के कुल सदस्य हैं दोस्तों 543, जिसमें 524 सदस्य हैं राज्य से और 19 सदस्य हैं यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश से। और यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान में लोकसभा में दोस्तों जो शेड्यूल कास्ट है या जो अनुसूचित जाति है उसके कुल सदस्य हैं 84, और जो शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति है उसके कुल सदस्य हैं 47। बाकी उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं जो कि हैं 80। इसके बाद आप लोग लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होने के लिए क्वालिफिकेशन या योग्यता क्या होनी चाहिए उसे ध्यान में रखिएगा। तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होने के लिए दोस्तों व्यक्ति को भारत का सिटीजन या नागरिक होना चाहिए। बाकी राज्यसभा का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की उम्र 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। और
वो व्यक्ति किसी भी लाभ पद पर या प्रॉफिट पोस्ट पर ना हो। तो यहाँ से बस आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों नोट्स में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा जो वोटिंग एज अर्थात जो वोट करने या मतदान करने की उम्र थी उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। बाकी लोकसभा के पहले सभापति थे गणेश वासुदेव मावलंकर जी और वर्तमान लोकसभा के सभापति हैं ओम बिरला जी। इसके बाद आप लोग देखिए क्वेश्चन आवर या प्रश्नकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसमें दोस्तों पहला पॉइंट यह आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लोकसभा में जो प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर होता है वो होता है दोस्तों 11 AM से लेकर 12 बजे तक नून या दोपहर तक, और राज्यसभा में जो प्रश्नकाल का समय होता है वो होता है दोस्तों 12 बजे नून या दोपहर से लेकर 1 PM तक। तो ऐसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लोकसभा में जो प्रश्नकाल का समय होता है वो होता है 11 AM से लेकर 12 बजे दोपहर तक और राज्यसभा में 12 बजे दोपहर से लेकर 1 PM तक। फिर लोकसभा या राज्यसभा में दोस्तों जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के, जिसमें पहला हो गया स्टेयर्ड क्वेश्चन या इसी को बोलते हैं तारांकित प्रश्न, और ये दोस्तों होता है ओरल या मौखिक रूप से, मतलब आप मौखिक प्रश्न करेंगे और आपको मौखिक उत्तर मिलेगा। और यहाँ पर जो पूरक प्रश्न या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं वो दोस्तों पूछे जा सकते हैं। फिर दूसरा टाइप हो गया दोस्तों अनस्टेयर्ड क्वेश्चन, जो कि होता है दोस्तों रिटन या लिखित रूप में, और इसमें दोस्तों लिखित प्रश्न किए जाते हैं जिसके लिए आपको 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा क्वेश्चन पूछने से पहले, और लिखित उत्तर भी होता है। फिर इसके बाद यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर पूरक प्रश्न नहीं किए जा सकते। फिर तीसरा हो गया शॉर्ट नोटिस या अल्प सूचना, और ये भी दोस्तों होता है मौखिक रूप से, और यहाँ पर मौखिक प्रश्न किए जाते हैं, मौखिक उत्तर मिलता है, और ये दोस्तों लोक महत्व के तात्कालिक विषय पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछने से पहले कम से कम 10 दिन पहले दोस्तों नोटिस देकर पूछा जाता है कि हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके बाद आप लोग देखिए 0 आवर या शून्यकाल, और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले 0 आवर से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लोकसभा में 0 आवर का समय होता है दोपहर के 12 बजे से लेकर 1 PM तक, और राज्यसभा में 0 आवर या शून्यकाल का समय होता है 11 बजे सुबह से या 11 AM से लेकर दोपहर के 12 बजे तक। बाकी ये जो 0 आवर है दोस्तों यह एक इंडियन प्रोविजन है या भारतीय नवाचार है, इसका दोस्तों संविधान में कहीं चर्चा नहीं है। और 0 आवर या शून्यकाल के दौरान दोस्तों सदस्यों के द्वारा बिना किसी परमिशन के क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और सबसे ज़्यादा अनुशासनहीनता दोस्तों या इनडिसिप्लिन इसी शून्यकाल या 0 आवर के दौरान की जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा गण पूर्ति या कोरम क्या होता है। तो गण पूर्ति या कोरम के लिए दोस्तों जिस भी सदन में कार्रवाई चलनी होती है उस सदन के कुल सदस्यों का 1/10 या 10% सदस्य उपस्थित होने चाहिए उस सदन की कार्रवाई को शुरू करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए लोकसभा में कुल सीटें हैं 550, तो इसका 1/10 हम लोग निकालेंगे तो आएगा 55। तो लोकसभा की कार्रवाई को शुरू करने के लिए कम से कम 55 सदस्य चाहिए होते हैं, इसी को कहा जाता है गण पूर्ति या कोरम।
बाकी यहाँ से राज्यसभा के लिए आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा का जैसे कुल सीट है 250, इसका 1/10 निकालेंगे तो आएगा 25। तो राज्यसभा में कोरम को पूर्ति के लिए कितनी सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, तो वह है दोस्तों 25। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा संसद या पार्लियामेंट के सत्र या सेशंस। तो पहला हो गया दोस्तों इसमें बजट सत्र, जिसकी शुरुआत होती है 5 फरवरी से और ये चलता है मई तक। फिर दूसरा हो गया मानसून सत्र, जिसकी शुरुआत होती है 3 जुलाई से लेकर सितंबर तक। और तीसरा हो गया शीतकालीन सत्र, जिसकी शुरुआत होती है 2 नवंबर से और ये चलता है दिसंबर तक। यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर संसद का कोई सत्र नहीं चलता दोस्तों जून में, फिर यहाँ से हो गया अक्टूबर में। तो अक्टूबर और जून में संसद का कोई सत्र नहीं चलता, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग विपक्ष का नेता या लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बनता है तो उसे जान लीजिए। तो विपक्ष का नेता या लीडर ऑफ अपोजिशन दोस्तों जिस भी सदन में जिस व्यक्ति को बनना होता है, उस सदन में कुल सदस्यों की जो संख्या होती है उसके दोस्तों 1/10 सदस्य कम से कम उसके सपोर्ट में होने चाहिए। जैसे लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए दोस्तों कम से कम 55 सदस्य उस सदस्य या जो भी सदस्य है उसकी जो पार्टी है उसके पास इतने सांसद होने चाहिए। और राज्यसभा में दोस्तों कम से कम 25 सदस्य उस व्यक्ति या उस पार्टी के पास होने चाहिए विपक्ष का नेता या लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए। इसके बाद आप लोग प्रोटेम स्पीकर या जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है उनके बारे में कुछ चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं दोस्तों उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। और ये दोस्तों जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है, ये लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य होते हैं। और इनका कार्य होता है दोस्तों कि जब लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य आते हैं चुनाव जीतकर, तो उनको शपथ दिलवाना और लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष के चयन में मदद करना। तो प्रोटेम स्पीकर से बस आप लोग ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप लोग देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव से आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि ये लाया जाता है प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। और ये अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है या इनिशिएट किया जा सकता है। और यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है विपक्ष के द्वारा या अपोजिट मेंबर के द्वारा या अपोजिट सदस्य के द्वारा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों जब अविश्वास प्रस्ताव किसी अपोजिशन सदस्य के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है तब वहां पर होता है डिस्कशन। फिर अगला इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आप लोग अविश्वास प्रस्ताव से ध्यान में रखिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 मेंबर्स या सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव पर कुल 10 दिनों तक दोस्तों चर्चा या डिस्कशन होता है, जिसका जवाब प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों आप लोग देखिए टाइप्स ऑफ बिल या विधेयक के प्रकार। तो इसमें पहला जो विधेयक होता है दोस्तों उसका नाम है साधारण विधेयक या इसी को कहा जाता है जनरल बिल या ऑर्डिनरी बिल। और इसे दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 में। और ये होता है दोस्तों 2 प्रकार का। पहला हो गया गवर्नमेंट बिल या सरकारी विधेयक, दूसरा हो गया
प्राइवेट बिल या गैर सरकारी विधेयक। तो सबसे पहले आप लोग देखिए गवर्नमेंट बिल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो गवर्नमेंट बिल या सरकारी विधेयक दोस्तों मिनिस्टर या मंत्री के द्वारा लाया जाता है, और ये दोस्तों लाया जा सकता है चाहे लोकसभा में और चाहे राज्यसभा में। अर्थात जो गवर्नमेंट बिल है वो मंत्री महोदय के द्वारा राज्यसभा में भी लाया जा सकता है और लोकसभा में भी। फिर इस बिल को लाने के लिए दोस्तों 7 दिन पहले संबंधित सदन के सभापति से अनुमति लेनी पड़ती है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इस बिल या विधेयक पर डिस्कशन के लिए दोस्तों 2 कमेटी या समितियां बनाई जाती हैं, जिनमें एक हो गई सेलेक्ट कमेटी जिसे प्रवर समिति कहा जाता है, और दूसरी हो गई ज्वाइंट कमेटी या जिसे संयुक्त समिति कहा जाता है। फिर जब यह सब प्रक्रिया पूरी हो जाती है दोस्तों, तब जिस भी हाउस या जिस भी सदन में यह बिल इनिशिएट की जाएगी वहां पे होगी वोटिंग, और यदि मेजॉरिटी मिल जाता है वहां उस सदन में तो उसके बाद जाएगी फिर दूसरे हाउस या सदन में, और फिर यदि वहां भी मेजॉरिटी मिल गई तो दोस्तों जाएगा ये प्रेसिडेंट के पास लॉ बनने के लिए। और यदि दोस्तों प्रेसिडेंट महोदय उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो विधेयक या बिल पारित हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गवर्नमेंट बिल पर प्रेसिडेंट महोदय अपना वीटो यूज कर सकते हैं या वीटो शक्ति का यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो गवर्नमेंट बिल या जो सरकारी विधेयक होता है उस केस में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो सकता है। तो इस मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या जिसे ज्वाइंट सिटिंग कहा जाता है, और इसे दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में। और ये दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है दोस्तों उसे लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ये भी चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो ज्वाइंट सिटिंग या संयुक्त बैठक दोनों सदनों की इसे दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में, और ये प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान में किया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और इसे बुलाया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। और इसके अध्यक्ष दोस्तों लोकसभा के जो सभापति होते हैं वो होते हैं, और यह लोकसभा और राज्यसभा के बीच विवादों को दूर करने के लिए बुलाई जाती है प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा। इसके बाद आप लोग देखिए दूसरा प्राइवेट बिल या गैर सरकारी विधेयक। तो इसके बारे में दोस्तों आप लोग पहला पॉइंट यह ध्यान में रखिएगा कि यह प्राइवेट विधेयक या गैर सरकारी विधेयक लाया जा सकता है चाहे राज्यसभा में और चाहे लोकसभा में। और ये लाता कौन है दोस्तों, तो ये लाया जाता है दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या संसद के द्वारा जो व्यक्ति मंत्री नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्राइवेट मेंबर यहाँ पर कहा गया है संसद के उन सदस्यों को जो मिनिस्टर या मंत्री नहीं हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो संसद के जो गैर सरकारी व्यक्ति या प्राइवेट मेंबर होते हैं जो सिर्फ दोस्तों एमपी या सांसद हैं, उनके द्वारा प्राइवेट बिल लाई जाती है। ये होता है दोस्तों मैक्सिमम केस में जो अपोजिशन के सदस्य होते हैं उनके द्वारा ये लाया जाता है। और इसको लाने के लिए दोस्तों परमिशन लेनी पड़ती है जिस भी सदन में आप यह बिल लाएंगे, और ये परमिशन कम से कम आपको 1 महीने पहले लेनी पड़ेगी। जहां पर भी आप चाहे लोकसभा में यह विधेयक मतलब गैर सरकारी विधेयक ला रहे हैं चाहे राज्यसभा में। फिर इस बिल के ऊपर जो डिस्कशन होता है दोस्तों वो सिर्फ अल्टरनेट फ्राइडे को होता है, मतलब एक शुक्रवार छोड़ के अगले शुक्रवार को। तो प्राइवेट बिल या प्राइवेट विधेयक पर जो डिस्कशन या चर्चा होती है वो होती है सिर्फ अल्टरनेट फ्राइडे को, और जो कुल डिस्कशन ड्यूरेशन या जो कुल चर्चा का समय होता है दोस्तों वो होता है लगभग 2.5 घंटे एक बार में। इसके बाद अगला विधेयक आप लोग ध्यान में रखिएगा
धन विधेयक, जिसे मनी बिल भी कहा जाता है, और इसे दिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में। और इसमें पहला पॉइंट आप लोग यह ध्यान में रखिएगा कि मनी बिल को सर्टिफाइड किया जाता है दोस्तों लोकसभा के स्पीकर या लोकसभा के सभापति के द्वारा। अर्थात लोकसभा के सभापति महोदय यह बताएंगे कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। तो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा सर्टिफाइड किया जाता है मनी बिल या धन विधेयक को। फिर उसके बाद मनी बिल को दोस्तों परमिटेड या परमिशन दी जाती है प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा बिफोर इनिशिएटेड इन लोकसभा। अर्थात लोकसभा में दोस्तों लाने से पहले प्रेसिडेंट महोदय या राष्ट्रपति महोदय की परमिशन चाहिए होती है धन विधेयक के लिए। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मनी बिल या धन विधेयक के दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लाया जा सकता है या इनिशिएट किया जा सकता है लोकसभा में। और जो राज्यसभा होती है दोस्तों, ये मनी बिल या धन विधेयक में किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं कर सकती, बस सलाह दे सकती है। और राज्यसभा दोस्तों धन विधेयक या मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है, उसके बाद उसे पास ही करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा, जैसा कि अभी हमने बताया, कैन नॉट अमेंड इन दिस बिल ओनली रिकमेंड, मतलब राज्यसभा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती धन विधेयक में, सिर्फ और सिर्फ रिकमेंड या परामर्श दे सकती है। और यहाँ पर दोस्तों कोई डिस्प्यूट नहीं होता क्योंकि राज्यसभा का कोई रोल ही नहीं है। फिर आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि कोई डिस्प्यूट नहीं होता लोकसभा और राज्यसभा में, इसलिए किसी भी प्रकार की ज्वाइंट सिटिंग या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की भी जरूरत नहीं होती। ये बिल दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से पास हो जाता है। इसके बाद अगला विधेयक आप लोग ध्यान में रखिएगा, फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक, और इसे दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में। और ये होता है दोस्तों दो प्रकार का, पहला हो गया फर्स्ट कैटेगरी फाइनेंस बिल और दूसरा हो गया सेकेंड कैटेगरी फाइनेंस बिल। जिसमें दोस्तों जो फर्स्ट कैटेगरी फाइनेंस बिल होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ लाया जा सकता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। और जो सेकंड कैटेगरी फाइनेंस बिल है, ये दोस्तों संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अर्थात जो सेकंड कैटेगरी फाइनेंस बिल है वो संसद में, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। बाकी सभी प्रोविजन दोस्तों सेम है मनी बिल के जैसे। तो इतनी बात आप लोग फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, संसद की समितियां या जिसे पार्लियामेंट्री कमेटी कहा जाता है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो संसद की जो समितियां होती हैं दोस्तों, ये होती हैं दोस्तों दो प्रकार की। पहला हो गया परमानेंट कमेटी या जिसे अस्थाई समिति कहा जाता है, और दूसरा हो गया एडहॉक कमेटी या जिसे अस्थाई समिति भी कहा जाता है। और अस्थायी समिति के एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे हो गया सिलेक्ट कमेटी या ज्वाइंट कमेटी। इसके बाद आप लोग देखिए परमानेंट पार्लियामेंट्री कमेटी, अर्थात संसद की जो अस्थायी समितियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें पहला है लोक लेखा समिति या जिसे पब्लिक अकाउंट कमेटी या पीएसी कहा जाता है। तो लोक लेखा समिति का गठन हुआ दोस्तों 1923 में, और इसके कुल सदस्य होते हैं 22, जिसमें 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। और जो लोक लेखा समिति का दोस्तों अध्यक्ष होता है या जो हेड होता है, ये लोकसभा के जो सभापति महोदय हैं उनके द्वारा अपॉइंट या नियुक्त किया जाता है। तो इतनी बात आप लोग लोक लेखा समिति से ध्यान में रखिएगा कि इसका गठन हुआ था 1923 में और इसके कुल सदस्य होते हैं 22, जिसमें 15 हो गए लोकसभा से और 7 हो गए राज्यसभा से। बाकी जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है वो नियुक्त किया जाता है लोकसभा के सभापति महोदय के द्वारा। इसके बाद अगली समिति आप लोग ध्यान में रखिएगा, एस्टीमेट कमेटी या जिसे प्रकलन समिति कहा जाता है। इसका गठन हुआ दोस्तों 1950 में और इसके कुल सदस्य होते हैं 30 और इसके सभी सदस्य होते हैं सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से। और इसका हेड या अध्यक्ष भी दोस्तों नियुक्त किया जाता है लोकसभा के स्पीकर या सभापति महोदय के द्वारा।
फिर इसके बाद तीसरा है दोस्तों सार्वजनिक उपक्रम समिति, या जिसे पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी कहा जाता है, और इसका गठन हुआ 1964 में, और इसमें कुल सदस्यों की संख्या होती है 22, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।